देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान देना सब लोग, अब बातें नहीं। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थे। और वहाँ मैंने ये समझाया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं तो ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है बच्चों, सारी रूटीन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, दो मेथड में डिवाइडेड है, पहला होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको ये पहले ही बताया था डायरेक्ट मेथड अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, हम लोग मेनली कौन से मेथड की बात करते हैं, इनडायरेक्ट। तो लगाओ हेडिंग तुम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ब्रैकेट में लिखो इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिखना इनडायरेक्ट मेथड। मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी थी पिछली क्लास में कि दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट जनरली हम लोग कौन से मेथड की बात करते हैं हमेशा, इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है ना, अब लिखो एज पर इनडायरेक्ट मेथड, तो लिखो आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, लिखो एज पर इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी is calculated under following heads, कर दो under following heads। मतलब अब देखो यहां पर पता है एक चीज समझना, जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड में जब भी हम लोग कैश फ्लो निकालते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में जब भी हम लोग कैश फ्लो निकालते हैं तो इन पर्टिकुलर हेड्स में कैलकुलेशन करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट मेथड में जब भी हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे तो उसके कुछ पर्टिकुलर हेड्स के अंदर अपन कंप्यूट करेंगे। सबसे पहला हेड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लिखो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पहले स्टेप। फर्स्ट हमको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सेकंड लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और लास्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अपन ऑपरेटिंग के अंदर इन तीन हेड्स के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। फिर से ध्यान देंगे सब लोग, इधर देखो, नोटिंग कर लिया। मतलब जब भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो कैश फ्लो इन तीन हेड्स में निकालना है हमको। कर लिया? देखो फिर से ध्यान देंगे सब लोग, जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कौन सी एक्टिविटी में बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो तीन हेड्स में प्रिपेयर करते हैं। पहला हेड कौन सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, सेकेंड हेड कौन सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, और थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों हेड को वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। देखो एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझना,
मैंने ये एक P&L का फॉर्मेट बनाया, ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट बनाया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम लोग ऑपरेटिंग की बात करते हैं, ऑपरेटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो पहला हेड होगा नेट प्रॉफिट, ये पहला हेड होगा, ध्यान समझो। हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं यहां पर? इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में पहला हेड जो होगा वो ये वाला होगा, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए आप ऐसा समझो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट अगर यहां तक आपको पहुंचना है तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड। अब देखो, मैं आपको बहुत पॉइंट बाय पॉइंट धीरे धीरे समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है ना। अज्यूम करो मैं ऐसा बोलता हूं, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग 80,000 है, ठीक है। अभी है ना, आप एक बात बताओ, ओपनिंग कैश कितना दिख रहा है? बोलो बेटा 50, क्लोजिंग कितना दिख रहा है ना? बताओ कैश कितना बढ़ा? 30, है ना। तो आप बोलोगे तो कैश कितना इंक्रीज हो रहा है? 30,000। कैश 30 बढ़ा, मतलब साल भर में हमने 30,000 रुपए कैश इंक्रीज हुआ है हमारा। अब ये 30,000 का रीजन या तो ऑपरेटिंग हो सकता है, या इन्वेस्टिंग हो सकता है, या फाइनेंसिंग हो सकता है। द रीजन कैन ईदर बी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, यस और नो, ठीक है। अभी इसी तरह मान लो, देखो पार्टनरशिप की जब हम लोग बात करते थे और कंपनी की जब हम लोग बात करते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ना वो जाकर के कैपिटल में मर्ज हो जाता है। मतलब आपको पार्टनरशिप के अंदर जैसे कैपिटल है, मान लो ओपनिंग लिखा है 5 लाख, क्लोजिंग लिखा है 7 लाख, तो ये 2 लाख बढ़ने के कारण आप या तो क्या बोलोगे कि या तो ये क्या है, या तो ये प्रॉफिट है, या बोलोगे ये क्या चीज है। ये 2 कारण हो सकते हैं कि अगर मेरा कैपिटल 2 लाख बढ़ रहा है तो रीजन कैन इधर भी प्रॉफिट और, यस और नो। अब इसी तरह मान लो एक कंपनी का बैलेंस शीट है, उस कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 8 लाख है। कंपनी के अंदर हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट कभी भी कैपिटल में मर्ज नहीं होता है, प्रॉफिट अलग हेड में चलता है पूरा। मतलब जैसे पार्टनरशिप में तो होता है, क्योंकि वहां पे कैपिटल क्या होता है, 1 या 2 लोगों का होता है। बट कंपनी के अंदर ऐसे नहीं होता, कैपिटल 2 या 3 लोगों का ही है। कंपनी के अंदर कैपिटल क्या होता है, इट इज अ कैपिटल ऑफ शेयरहोल्डर एट अ लार्ज। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कैपिटल में प्रॉफिट मर्ज कर दो, आपको प्रॉफिट को अलग से बताना पड़ेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अलग से चलता है। अब मान लो ये 8 लाख 5 से 8 हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 3 लाख बढ़ने के कारण सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही है, ये प्रॉफिट नहीं हो सकता है। कंपनी के अंदर कैपिटल बढ़ने के कारण सिर्फ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, या बोनस इशू किया, या अपन ने अदर देन कैश में इशू किया। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल बढ़ने के कारण प्रॉफिट हो सकता है, बट कंपनी में कैपिटल बढ़ने के कारण प्रॉफिट कभी नहीं होगा, वहां प्रॉफिट बिल्कुल अलग हेड चलेगा, है ना। अब आप मेरी बात समझना, मान लो प्रॉफिट यहां पे 2 लाख है और प्रॉफिट 5 लाख है, बताओ प्रॉफिट कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर प्रॉफिट बढ़ा 3 लाख रुपए, इसका मतलब मैंने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया? 3 लाख। एग्री करते हो? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं P&L का लेजर बना दूं, इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर अकाउंट बनाऊं, ठीक है, कैसे बनेगा? देखो 2 क्लास लगेगी कंसेप्ट बनाने में अपने को, है ना।
उसके बाद आपसे क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाएंगे। रटाना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मेट रटा सकता हूँ, आपको ऐड ये कर दो, लेस ये कर दो, बट मेरा कोशिश आपको पूरा कंसेप्ट में क्लियर कर दूँ, है ना, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं। नहीं तो एंड में क्या मैं रटने का तरीका ही बता दूंगा, 2 क्लास तुम देख लो, तुमको समझ आए, फिर लगे हमको तो नहीं आ रहा तो रटाबाजी कर देना। बट मैं कॉन्फिडेंस हूँ समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, और समझोगे तो बहुत ईजी रहेगा कोरिलेट करना चीज़ों को। अब आप मेरी बात समझना, P&L का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है। अच्छा बताओ ये आपकी क्या थी, बताओ, बैलेंस शीट। अच्छा बताओ बैलेंस शीट में कौन सी साइड होगी, असेट साइड की लायबिलिटी साइड? आप बोलोगे सर ये लायबिलिटी साइड है। अच्छा बताओ अगर ये लायबिलिटी साइड है देन हाउ वुड यू राइट ओपनिंग बैलेंस? तो आप बोलोगे सर बाय बैलेंस, गुड, बाय बैलेंस। और हाउ वुड यू राइट क्लोजिंग बैलेंस? कितना? अच्छा बताओ बैलेंसिंग फिगर कहां से आया होगा 3 लाख रुपए? बैलेंस फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है अपने को? 3 लाख रुपए प्रॉफिट। अच्छा वो प्रॉफिट कहां से आया होगा बोलो? P&L में फाइनल फिगर बचा होगा 3 लाख, जो P&L यहां चला गया होगा, तो आप यहां क्या लिखोगे? बाय P&L 3 लाख रुपए, जो अपना बैलेंसिंग फिगर हो गया एक तरह से। इसका मतलब ये 3 लाख रुपए हमने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि अब अगर ये 3 लाख आया तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि सर जो P&L बना होगा उसमें आखिरी का फिगर, क्योंकि बैलेंस शीट तो P&L के बाद बनेगा ना, आखिरी का फिगर मतलब ये जो फाइनल नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनरशिप में कैपिटल करते थे, यहां कहां ट्रांसफर कर देंगे, वो कितना आया होगा? या 5 लाख रुपए? 5 लाख तो नहीं होगा ना, सबको लॉजिक समझ आता है कि वो कितना हुआ होगा? 3 लाख। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा ये वो फिगर है ना, वापस अपन जाते हैं पार्टनरशिप वाले केस पे। पार्टनरशिप वाले केस में हम लोगों ने ध्यान है एक चीज पढ़ी थी, चार्ज और अप्रोप्रिएशन। क्या था बताओ? चार्ज अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले क्या होता था? हाँ पहले क्या होता था मेरे को बताओ? चार्ज होता था, अप्रोप्रिएशन होता था। अच्छा चार्ज के बाद जो प्रॉफिट बचता था क्या वो बैलेंस शीट में डाल देते थे क्या अपन? मतलब ऐसा सीक्वेंस होता था, पहले चार्ज करो, फिर बैलेंस शीट बनाओ, फिर अप्रोप्रिएशन करो। तो पहले चार्ज, फिर मतलब बैलेंस शीट में अगर तुम फिगर देखोगे तो वो ऐसा फिगर है जिसमें चार्ज भी एडजस्ट हो चुका है और अप्रोप्रिएशन भी एडजस्ट हो चुका है। यस और नो? मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि बैलेंस शीट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में वो फिगर आ रहा है जिसमें चार्ज भी हो चुका है और मतलब अब ना तो चार्ज बाकी है करना ना अप्रोप्रिएशन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पहली चीज अगर मैं तुमको ये बोलूं कि यहां बैलेंस शीट का फिगर 2 लाख से 5 लाख हुआ तो बताओ कितना बढ़ा? अच्छा बताओ ये 3 लाख कौन सा प्रॉफिट है जिसमें चार्ज और अप्रोप्रिएशन करना बाकी है कि हो चुका है? अगर मैं बैलेंस शीट से उठा रहा हूं तो ये 3 लाख वो फिगर है जिसमें चार्ज भी हो चुका है और अच्छा ध्यान रख कंपनी के केस में P&L को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L का एक और नाम क्या है? स्टेटमेंट। मतलब P&L नहीं दिखेगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब P&L बोलो या स्टेटमेंट ऑफ P&L एक ही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ये तो एग्री करते हो कि सर ये 3 लाख वो फिगर है जिसमें चार्ज भी माइनस हो गया और अप्रोप्रिएशन भी माइनस हो गया? यस और नो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चार्ज के अपन कुछ आइटम की बात करते हैं, मेरे को कुछ एक दो बताओ चार्ज के कौन कौन से नेचर, एक दो एग्जांपल बताओ। आप बोलोगे सर एक तो रेंट। अच्छा रेंट पार्टनर को होगा तो अप्रोप्रिएशन होगा ना? रेंट पार्टनर को होगा तो पक्का। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को होगा तो ये तो अप्रोप्रिएशन ही होगा। क्या चार्ज? चार्ज है, चलो ठीक है, ये भी चार्ज ये भी चार्ज, तुम्हें बात मान लेते। पार्टनर को कमीशन होगा तो ये अप्रोप्रिएशन होगा। यस और नो? प्रोविजन में ट्रांसफर तो पक्का ही अप्रोप्रिएशन है। क्या है? चार्ज। गुड।
रिजर्व में ट्रांसफर करना अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? निखिल पक्का? चलो गुड। इसका मतलब ये हो चुका है, मतलब अगर मैं एग्जांपल मान लो पार्टनरशिप या कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है, तो आप अगर ये 3 लाख की बात कर रहे हो, कहां गया वो 3 लाख? ये रहे 3 लाख। ये 3 लाख में आप बोलोगे सर ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? चार्ज। इंटरेस्ट रिसीव अप्रोप्रिएशन, चार्ज की अप्रोप्रिएशन? बताओ। गुड, इट इज नीदर चार्ज नॉर अप्रोप्रिएशन। एग्री करते हो? अच्छा बताओ, इंटरेस्ट रिसीव 3 लाख में एडजस्ट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, या करना बाकी होगा? हो गया होगा या बाकी होगा? हो गया होगा ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, प्रोविजन 3 लाख में एडजस्ट करना होगा या हो गया होगा? हो गया होगा। रिजर्व में ट्रांसफर करना 3 लाख में एडजस्ट करना होगा, हो गया होगा। और मान लो कंपनी को डिविडेंड भी दे दिया, तो ये 3 लाख में एडजस्ट करना बाकी है, हो गया है? हो गया है ना। अब लॉजिक समझना मेरी बात। आप बोल रहे हो सर इस तरह की बैलेंस शीट बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस था 2 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग था 5 लाख, कैश था ओपनिंग 1 लाख, क्या हो? ठीक है, ध्यान देंगे अब। हाँ एक्सपेंस है, हाँ नहीं, डिविडेंड पे करना अप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे करना चार्ज है अप्रोप्रिएशन है? डिविडेंड पे करना चार्ज है, तो अप्रोप्रिएशन कौन बोल रहा है? क्या है? अप्रोप्रिएशन है, चार्ज है? सोच लो फिर। प्रॉफिट होगा तो ही देना है, तो अप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड कहां से चार्ज है? डिविडेंड पे करना क्या है? इट इज द अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है? चार्ज। बट इक्विटी को डिविडेंड क्या है? जो खर्चे प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है वो अप्रोप्रिएशन, एंड विच हैव टू बी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, वो चार्ज। अब आप ध्यान से सुनना, मैंने कहा इधर प्रॉफिट 2 लाख से 5 लाख है, इधर कैश ओपनिंग 1 लाख था और मान लो क्लोजिंग 2.5 लाख रुपए का है। अब सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो। अच्छा बोलो, कैश कितना बढ़ा इस साल? और कैश, सॉरी, प्रॉफिट कितना बढ़ा? 3 लाख। और कैश कितना बढ़ा? आप बोल रहे हो सर प्रॉफिट बढ़ा 3 लाख और कैश बढ़ा 1.5 लाख। यस और नो? समझ आया? मतलब ये प्रॉफिट भी इस साल कमाया, ये कैश भी इस साल कमाया। अच्छा, अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कैश फ्लो स्टेटमेंट? मतलब अपने को किसका डिफरेंस बताना है? कैश का। आपको इसका डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंस ये बताना है ये 1.5 लाख का बढ़ने का कारण क्या है। और आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि ये जो 1.5 लाख रुपए बढ़ रहा है इसके 3 कारण हो सकते हैं। बोले या तो सर ये क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है। अब जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो वो कितना आना चाहिए आंसर? और इसमें अगर मैं ओपनिंग कैश जोड़ दूं तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए? ये कंसेप्ट पढ़ा था अपन लोगों ने, इतना तो ध्यान है सबको? यस और नो? ठीक है, इतना कंसेप्ट ध्यान है। अब ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें भी आपको मैंने ये बताया, यहां हम लोग कौन से मेथड की बात करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। मतलब स्टार्ट कहां से करेंगे? प्रॉफिट से। अब अगर आपसे मैं ऐसा पूछूं कि यार साल में प्रॉफिट 3 लाख रुपए कमाया बट कैश 1.5 लाख ही बढ़ा, आप बोल रहे हो प्रॉफिट मतलब आखिरी फिगर है सर, सारे एडजस्टमेंट हो गए। मैं कहता हूं मैंने साल में प्रॉफिट 10 लाख कमाया बट कैश 2 लाख ही बढ़ा, आप बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या, है ना? प्रॉफिट 10 लाख कमा रहा हूं, बुक्स बोल रही है 10 लाख प्रॉफिट है। आप सोचो मेरा ये प्रॉफिट मान लो 2 लाख से, सोचो मैं इसको लिख दूं 50 लाख,
अपन ने साल में 48 लाख का प्रॉफिट कमा लिया और कैश 1 लाख से मान लो 10 लाख ही हुआ, 9 लाख ही कैश बढ़ा। अब मेरे को बताओ, हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस फिगर? अकाउंटिंग को डेप्थ में समझो तो अकाउंटिंग बहुत सारी चीजें बताती है अपने को, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर। आप जस्टिफाई कैसे करोगे? आपको अज्यूम करो, अभी जैसे 2-3 दिन पहले भी तुमने देखा होगा उदयपुर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जीआर इंफ्रा करके, शायद आपने न्यूज़ सुनी मेरे को नहीं पता। उसके पूरे इंडिया में जितने ऑफिस होते इनकम टैक्स की रेट चल रही है अभी, है ना, और टिल डेट उसके यहाँ 40 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। ये तो सिर्फ कैश मिला, अभी तो कितना मिलेगा अनडिस्क्लोज ये नहीं पता, है ना। अंश पधारो। अभी आप है ना एक बात बताओ, सब लोग बताओ, प्रॉफिट बैलेंस शीट इस तरह से, प्रॉफिट में राइज है 48 लाख का, बट कैश बढ़ रहा है 9 लाख रुपए का। ये पॉसिबल है क्या? हाँ हाँ, मतलब अपन सीधी भाषा में बोले, मतलब अकाउंटिंग सही नहीं करी, है ना। अभी मेरे को बताओ, 1 लाख से 10 लाख रुपए कैश बढ़ा, प्रॉफिट 48 लाख बढ़ा। आपके हिसाब से प्रॉफिट भी कितना बढ़ना चाहिए? प्रॉफिट या तो सब प्रॉफिट 9 लाख ही बढ़े या कैश 48 लाख बढ़े, तो जस्टिफाई होता है ना। मेरा क्वेश्चन समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? कि प्रॉफिट बुक्स बोल रही है 48 लाख का हुआ और कैश 9 लाख ही बढ़ा, मैं बड़ा खुश हूं, मेरा प्रॉफिट बड़ा अच्छा हुआ, बट कैश उतना नहीं बढ़ रहा है मेरा। तो बताओ प्रॉफिट किस काम का जो कैश को नहीं बढ़ा है? हाँ गुड, एक तो रीजन आपने बताया रिसीव होना बाकी है, अक्रूड इनकम है, और असेट परचेज किए। हाँ बताओ, असेट परचेज करने से क्या होगा? हाँ, असेट परचेज और कैश कम होगा, प्रॉफिट कम नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर कैश जितना बढ़ेगा प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। डेप्रीशिएशन चार्ज किया, अब डेप्रीशिएशन किसको इंपैक्ट करेगा? कैश को इंपैक्ट नहीं करेगा वो। आप लॉजिक समझ रहे हो? कितने सारी चीजें ऐसी हैं जो कैश को इंपैक्ट करते हैं, प्रॉफिट को नहीं करते, और कितनी सारी चीजें ऐसी जो प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं, कैश को नहीं करते। तभी तो अपन ये फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और अपने को जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा? कि ये 48 लाख का प्रॉफिट बढ़ा बट कैश 9 लाख क्यों बढ़ा, इसके कारण क्या है वो बता रहे हैं हम लोग। वरना शेयर होल्डर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है और कैश सिर्फ 9 लाख बढ़ा, प्रॉफिट गया कहां फिर सारा का सारा? तो आप लॉजिक समझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब प्रॉफिट 48 लाख बढ़ा और कैश 9 लाख ही बढ़ा, तो इसका रीजन क्या है, ये मिसमैच क्यों है, ये हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे। आई बात समझ में? अब आप एक चीज मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको बताया ये कैश जो अपना 9 लाख बढ़ा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सुनना। आप बोलोगे सर 9 लाख बढ़ने का कारण या तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या, और इसमें जब ओपनिंग कैश जोड़ोगे तो क्या आ जाना चाहिए? क्लोजिंग कैश आना चाहिए। और अभी आपने ये बताया सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कौन से मेथड से स्टार्ट करेंगे, और इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट जितना इस साल कमाया। और हमने अभी ये भी डिस्कस किया कि अगर ये प्रॉफिट कहां से उठाया, अगर ये प्रॉफिट कहां से उठाया, मतलब उसमें अप्रोप्रिएशन चार्ज सब कुछ माइनस हो चुका है। एग्री करते हो ना कि अगर प्रॉफिट बैलेंस शीट से उठाया तो अप्रोप्रिएशन चार्ज सब कुछ माइनस हो चुका है। अब मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में मान लो नेट प्रॉफिट 3 लाख का है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख। मैं अगली एक्टिविटी पे गया, इन्वेस्टिंग पे और फाइनेंसिंग पे। अब बताओ ये 3 लाख में आपने अभी बताया सर चार्ज ही माइनस हो गया, अप्रोप्रिएशन भी माइनस हो गया। डिबेंचर पे ब्याज देना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? आपको डिवाइड करना है ना, आपको करना है ऑपरेटिंग अलग करना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? अच्छा, माइनस होगा या प्लस होगा? मैंने आपको इसलिए पहले इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पढ़ाया है, फिर ऑपरेटिंग पे आ रहा हूं मैं, ताकि आपको क्लियर रहे। कहां माइनस होगा बोलो? फाइनेंसिंग में कि इन्वेस्टिंग में? तो आप बोलो सर यहां माइनस कर दो उसका। अब अभी अपन ने डिस्कस किया इन तीनों को जोड़ेंगे और ओपनिंग कैश आएगा,
तो क्या आ जाएगा? तो बताओ, जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहां से माइनस करना है तो अपन ने ये भी डिस्कस किया, 3 लाख में से भी तो माइनस हो चुका है। 3 लाख ऑपरेटिंग का पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग किस में जुड़ेगा? और फिर हम क्या ऐड करेंगे? तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3 लाख वापस ऐड होगा ना इन सब में। ऑपरेटिंग जब क्लब होंगे और ओपनिंग कैश जुड़ेगा तो क्लोजिंग कैश आएगा। तो मेरे को बताओ, ये 3 लाख जब निकाला होगा तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस नहीं किया होगा क्या आपने? यहां से ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहां से लेस नहीं किया होगा क्या? बोलो। तो आप बोल रहे हो सर वो तो फाइनेंसिंग में लेस होना चाहिए, और मैं बोल रहा हूं ऑपरेटिंग में लेस हो चुका है। आप मेरे को बताओ, तो एक ही आइटम को 2 बार लेस कर दिया ना आपने। आप जब बोल रहे हो यहां स्टार्ट हम 3 लाख से कर रहे हैं, और 3 लाख से स्टार्ट किया तो 3 लाख को निकालने में भी तो इंटरेस्ट लेस किया होगा अपन ने। यस और नो? जब 3 लाख को आपने निकाला होगा तो इंटरेस्ट लेस किया होगा ना। तो मेरे को एक बात बताओ, जब 3 लाख को कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट लेस कर दिया, तो फाइनेंसिंग में आप वापस बोलो फिर लेस करो, तो एक ही आइटम को 2 बार क्यों लेस करवा रहे हो? तो फिर क्या करना चाहिए बोलो? अब आप सोचो, प्योर एक्टिविटी है कौन सी? फाइनेंसिंग। बट आपने कहां लेस कर दिया होगा? क्योंकि पीएनएल तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस में थोड़ा बनता है, पीएनएल तो कंबाइंड बनता है। तो क्या बोलोगे? बोलो क्या करना चाहिए, कहां ऐड करना चाहिए? आप बोलोगे सर यहां ऐड करो, क्योंकि यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हाँ, लेस हो गया होगा ना। ये 3 लाख में से लेस हो चुका होगा, बट लेस होना कहां चाहिए था? फाइनेंसिंग में। तो यहां लेस होना चाहिए था, आपने लेस कहां कर दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे थोड़ा ना सिखाया कि ऑपरेटिंग अलग बनाओ इन्वेस्टिंग अलग। प्रॉफिट एंड लॉस तो सिंगल स्टेटमेंट बनेगा। तो आप बताओ, जब यहां से लेस कर दिया और यहां लेस होना चाहिए, तो यहां प्लस करो और यहां माइनस बताओ। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज बताओ, डिविडेंड रिसीव। अब मेरे को एक बात बताओ, डिविडेंड रिसीव हुआ, बताओ क्या ये 3 लाख में डिविडेंड जो आया वो डिविडेंड के कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा नहीं होगा? ये बताओ, यस और नो? आप बोल रहे हो सर 3 लाख कारण प्रॉफिट, डिविडेंड कारण प्रॉफिट है ना। अब बताओ, डिविडेंड आना कौन सी एक्टिविटी? डिविडेंड आना इन्वेस्टिंग। अब बताओ, 3 लाख से आप स्टार्ट किया, 3 लाख में भी डिविडेंड का कंपोनेंट इंक्लूड है। और डिविडेंड रूटीन में कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है बेटा? तो बताओ, इन्वेस्टिंग में डिविडेंड इनफ्लो है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर यहां तो इनफ्लो ही सही, वो डिविडेंड रिसीव। और ऑपरेटिंग में जो 3 लाख स्टार्ट किया उस कारण, ये डिविडेंड के कारण ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा नहीं बढ़ा हुआ होगा? 3 लाख तो आखिरी फिगर है ना, और प्लस होना कहां चाहिए था ये? तो बताओ, इस 3 लाख में से क्या करेंगे? उसको माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग, क्योंकि जाना डिविडेंड इन्वेस्टिंग में चाहिए था। तो यहां क्या कर देंगे? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना मेरी, हम ऑपरेटिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग की बात करेंगे। ये इनकम कौन सी है? अच्छा, रेंट पेड। बोलो कौन सी एक्टिविटी है? रेंट पेड, ऑपरेटिंग। बताओ, ये 3 लाख में माइनस होगा नहीं होगा? होगा। क्या इन्वेस्टिंग में लिखना है क्या रेंट पेड? क्या फाइनेंसिंग में लिखना है क्या? तो ये 3 लाख में ऑलरेडी माइनस हो गया। हो गया बिल्कुल। तो कुछ नहीं करना है अपने को। 3 लाख निकला होगा, माइनस होकर निकला होगा ना भाई। रेंट पे किया आपने 3 लाख रुपए, आपने सॉरी रेंट पे किया, और ये 3 लाख प्रॉफिट का फिगर था, तो 3 लाख में रेंट ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा ना। तो अब कुछ करना ही नहीं जब माइनस, क्योंकि है ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग माइनस कर चुके आप। आई बात समझ में? यस और नो? वापस समझाऊं? क्लियर है? इसी तरह डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे करना, रिसीव करना इन्वेस्टमेंट है, पे करना। तो ये कहां जा चुका होगा? फाइनेंसिंग में क्या हो चुका होगा? माइनस वहां बताना है, बट ये 3 लाख में भी तो माइनस हो गया होगा। तो यहां क्या कर दें उसको? प्लस। बोलो, आई बात समझ में? एनी डाउट?
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब आप मेरी बात अगला पॉइंट समझो, मैं पूरी नोटिंग करा दूंगा आपसे, समझ लेना एक बार कंसेप्ट को। मान लो एक्स लिमिटेड ने करंट ईयर में सेल की कैश में, एक्स लिमिटेड ने करंट ईयर में कितने की सेल करी? 1 लाख। और किस में सेल किया? जेब में कैश आया नहीं आया? आया। कॉस्ट लगी 30,000 की और ये भी कैश में पे किया, कैश गया नहीं गया? कितना बचा है? 70,000। किस में बचा है? कैश। ये हम कहते हैं जीपी हो गया। रेंट पे किया मान लो 10,000, आप बोलोगे प्रॉफिट कितना हुआ? कैश में मतलब जेब में 60,000 पड़ा हुआ है। अब मान लो मैंने कहा डिप्रीशिएशन चार्ज किया, डिप्रीशिएशन चार्ज किया मान लो 20,000 रुपए का। अब मैं कह रहा हूं कैश 40,000 ही पड़ा हुआ है, कि कैश 40,000 है और प्रॉफिट भी 40,000 है ना? यस और नो? तो फिर क्या करना चाहिए? लेस नहीं करना चाहिए? तो प्रॉफिट में क्या करना चाहिए और कैश में नहीं करना चाहिए ना? चलो ठीक है, आप यूं बोल रहे हो सर प्रॉफिट में लेस कर दो, कैश में लेस मत करो। तो बताओ इस ट्रांजैक्शन के बाद, इस ट्रांजैक्शन के बाद प्रॉफिट कितना पड़ा है मेरी जेब में और कैश कितना पड़ा है मेरी जेब में? यस और नो? अब मान लो मेरी बैलेंस शीट बने, सिर्फ मान लो ये ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग प्रॉफिट 1 लाख था, तो बोलो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? और मान लो इधर कैश था, ओपनिंग कैश 2 लाख था, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है? ओपनिंग प्रॉफिट 1 लाख था, क्लोजिंग प्रॉफिट हुआ 140, ओपनिंग कैश 2 लाख था, क्लोजिंग हो गया 260। अब बताओ आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा बट कैश कितना बढ़ा? अब मैं बोल रहा हूं मेरे को इस प्रॉफिट से ये कैश पे जाना है। आप स्टार्ट तो प्रॉफिट से कर रहे हो। अच्छा, डेप्रीशिएशन चार्ज करना ऑपरेटिंग में लेस होना चाहिए, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में, कैश फ्लो के अंदर? डेप्रीशिएशन कहां पे जाना चाहिए? डेप्रीशिएशन चार्ज करना इन्वेस्टमेंट है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना? डेप्रीशिएशन तो कुछ कहीं नहीं जाएगा ना, डेप्रीशिएशन कैश इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है, तो कैश फ्लो में जाएगा ही नहीं। लेकिन जब मैं कैश फ्लो स्टार्ट कर रहा हूं इस प्रॉफिट से और जाना है मेरे को इस 60 पे, तो आप डेप्रीशिएशन क्या करोगे? क्योंकि प्रॉफिट तो कम कर रखा है बट कैश कम नहीं किया हुआ ना, तो उसके इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे? डेप्रीशिएशन। यस और नो? इसी तरह मान लो मैंने 5,000 गुडविल राइट ऑफ की, अज्यूम करो 5,000 गुडविल राइट ऑफ किया, क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताओ? गुडविल राइट ऑफ किया, कैश इन्वॉल्व है क्या? कितना प्रॉफिट बचा? बट कैश अभी भी कितना है? अब ये 35,000 से अगर इस 60 पे जाना हो, क्या करेंगे बोलो? आप बोलोगे सर गुडविल प्लस करो। अब बताओ बेटा ये कौन से आइटम है सारे के सारे? नॉन कैश, तो नॉन कैश प्लस करना पड़ेगा ना? ये सुनो, आई बात समझ में? तो अब कंक्लूजन ये निकला, नॉन कैश आइटम हो तो प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और प्रॉफिट में लेस हो गया तो प्लस करो। इनकम, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको माइनस करो क्योंकि वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? वापस समझाऊं? पक्का? ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? बट अब ये तो मैंने आपको एक
मेन पूरा एक आउटलाइन क्लियर कर दिया। अब प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे बनना है, मतलब कंपनी देखने क्या फॉर्मेट दे रखा है कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ तो आप उसको 3 हेड में बनाओ। पहला हेड उन्होंने बोला नेट प्रॉफिट, अपन अभी एक काम करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी को भूल जाते हैं, अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब भी कैश फ्लो निकालना हो सबसे पहली स्टेज आपको यह निकालना है। नेट प्रॉफिट किसके पहले निकालना है? टैक्स के पहले। अब ये अज्यूम करो एक P&L है, इधर मैं लिखा बाय सेल, मान लो इधर मटेरियल था, वेजेस थी, रेंट था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, डेप्रीशिएशन है, फिर मान लो गुडविल रिटर्न ऑफ, इधर है बाय डिविडेंड, बाय रेंट। अब मेरे को है ना, सिर्फ आप एक बात बताओ, ये वाले जो भी नेचर है इन सब का नेचर क्या है? ये सब नेचर चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज और ये भी चार्ज। मान लो ये आइटम चार्ज के थे सारे। अब इधर से प्रॉफिट आएगा, अब मैंने क्या किया, मान लो एक बार मेरे को टैक्स भी देना था सरकार को, या आया प्रॉफिट और अब सरकार मुझसे टैक्स लेती है, तो मैंने कहा रुक जाओ, इधर बाय प्रॉफिट लिखा, फिर डिविडेंड, अब अप्रोप्रिएशन वाले, डिविडेंड, रिजर्व, और यहां से फाइनल फिगर कहां चला गया? बैलेंस। ये P&L का फॉर्मेट था, ये प्रॉफिट एज इट इज यहां कैरी फॉरवर्ड किया, ये वाला। अभी सरकार मुझसे टैक्स लेने आई कि आप हमारा टैक्स तो दो, तो हमने कहा टैक्स आपको डिविडेंड पे कर दें, उसके बाद टैक्स देंगे हम आपको। आप लोगों ने बिजनेस स्टडी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है? ठीक है, उसमें कंसेप्ट पढ़ा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पढ़ा होगा। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? व्हाट डू यू मीन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अरे कंसेप्ट बता दो, मैं कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ा ना पूछ रहा हूं, मैं यूं थोड़ा बहुत डेफिनेशन बताओ। अच्छा, महंगा सोर्स कौन सा है फंड का? इक्विटी की डेट है? डेट महंगा सोर्स है। डंडा कहाँ है मेरा? कौन सा महंगा सोर्स है फंड का? तुम लोग पढ़ते हो, तुमको ये पता भी पड़ता है हमको समझ आ रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्या बताओ ना, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड, डेट और इक्विटी? रीजन? और तुम्हारे टेस्ट नहीं लेते हैं, तुम सब भूल जाते हो, बताओ। हाँ, वाई डेट इज अ expensive source of fund when compared with equity, or sorry, why equity is a compared expensive when compared with debt? बोलो बोलो बोलो, क्यों डेट महंगा सोर्स है फंड का? सॉरी, क्यों इक्विटी महंगा सोर्स है जब कंपेयर किया जाता है डेट से? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बेकार रीजन है। फ्लोटेशन हो गया, इंटरमीडियरी हो गया, ब्रोकर हो गया, ये सब बेकार रीजन है। मेन रीजन बताओ मेरे को। मेन रीजन होता है टैक्स का। आप डिवेंचर को जो इंटरेस्ट पे करते हो वो इनकम टैक्स में एक्सपेंस अलाउड होता है, और आप जो डिविडेंड पे करते हो वो टैक्स अलाउड नहीं होता है। आज जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, मैंने 1 लाख रुपए कमाए, ये कमाए कैश में, मैंने खर्चा किया 20,000 का कैश में, प्रॉफिट आया 80,000, सरकार आई मुझसे टैक्स मांगने के लिए। 1 लाख रुपए कैश कमाए, 20,000 खर्चा किया, कितना कैश पड़ा है मेरे पास में? सरकार मुझसे टैक्स मांगने आई।
मैंने ऐसा, रुक जाओ मेरे को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है, बोले ठीक है आप 10,000 का इंटरेस्ट दो। अब प्रॉफिट कितना बचा, मान लो टैक्स की रेट 50% है, कितना टैक्स बन जाएगा, ये टैक्स भरो आप। अब प्रॉफिट कितना बचा, 35। लेकिन मान लो मैं ये 35, ये 10,000 क्या था मेरा, अब मैं 70 के बाद सरकार बोल दो रुक जाओ मेरे को 70,000 का डिविडेंड देना है, वो देने दो फिर टैक्स दूंगा। आपने बोला प्रॉफिट कितना हो गया, बोले डिविडेंड तो अलाउ करते ही नहीं हम, आप पहले टैक्स भरो फिर डिविडेंड भरो। आप डिविडेंड भले कुछ भी दो, आप 70,000 की बजाय बोलते हो 70 कमाई है 60,000 का डिविडेंड दूंगा, मैं टैक्स 10 पे दूंगा, नहीं टैक्स फिर भी कितने पे देना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड तो ओनर को दे रहे हो आप, ओनर को पेमेंट का टैक्स का एक्सपेंस कैसे अलाउ हो जाएगा। डिबेंचर सस्ता सोर्स क्यों है, क्योंकि डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट आप खर्चे में क्लेम कर सकते हो, तो आपका क्या होता है उतना टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। डिविडेंड जो देते हो वो आपको टैक्स की कमाई के बाद देना पड़ता है। आज आप डिविडेंड दे रहे हो 10,000, इंटरेस्ट दे रहे हो 10,000, बट ये इंटरेस्ट देकर के आप टैक्स बचा लोगे, डिविडेंड देकर टैक्स नहीं बचा सकते हो आप, डिविडेंड अलाउड नहीं होता एक्सपेंस में। अब आप मेरी बात समझो, ये फाइनल प्रॉफिट आया बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने वाला, मैं ये बोल रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताओ, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब टैक्स कहां लगाएगी सरकार मेरे के ऊपर, ये वाले प्रॉफिट पे लगाएगी या इस वाले प्रॉफिट पे लगाएगी जो बैलेंस शीट में जा रहा है, ऊपर वाले प्रॉफिट पे लगाएगी ना। चार्ज अलाउड है आपको, खर्च अप्रोप्रिएट, आप रिजर्व में आप एफडी करा दी, आपने रिजर्व मतलब एफडी हुआ ना, आपने एफडी करा दी और बोलो हम तो खर्चा क्लेम करो हमको एफडी का। आपने क्या किया, 50,000 का मैं 20,000 की एफडी करा दी और बोलो मैं तो सरकार को टैक्स 30,000 भी दूंगा, टैक्स 50,000 भरना पड़ेगा। एफडी मतलब एक तरह से क्या है, वो रिजर्व है, तो आपको टैक्स इस वाले प्रॉफिट के पहले क्या भरना पड़ेगा सरकार को, मतलब आप इस सेल इन सबको ऐड करो, इन सबको माइनस करो, अब सबसे पहले किसका नंबर आएगा, टैक्स का। और यहां जो प्रॉफिट आएगा ये वाले पॉइंट पे, ये जो एरो में रेड से बना है ये वाला, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग के अंदर, मतलब कंपनीज एक्ट ये बोलता है आप ऑपरेटिंग में स्टार्ट यहां से करोगे, बट अब दुविधा क्या है कि जब आप बैलेंस शीट से उठाते हो तो आपको बैलेंस शीट से फिगर मिलता है ये वाला। बैलेंस शीट अगर आपको क्वेश्चन में होगा बैलेंस शीट का फिगर, आखिरी फिगर, और बैलेंस शीट अभी मैंने बताया चार्ज भी लेस हो गया, और तो सर बैलेंस शीट के फिगर में तो चार्ज भी माइनस कर दिया और अप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया, और कंपनीज एक्ट ये बोल रहा है कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ तो स्टार्ट कहां से करो, और अगर आप यहां पे स्टैंड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले। अब यहां से मेरे को कहां जाना है, इधर जाना है, और अगर यहां से यहां जाना है तो आप बोलोगे सर क्या प्लस करो, क्या प्लस। अब क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा लेस हो गया, ये आपको इंटरप्रीट करना पड़ेगा। अगर फिगर बैलेंस शीट से उठाया तो डिविडेंड माइनस हो गया, रिजर्व भी माइनस हो गया, इस वाले फिगर में तो माइनस हो गया ना पीएनएल में, अब रिवर्स जाओगे तो प्लस करोगे ना। अब मेरे को बताओ अगर ये इस वाले स्टार से इस वाले पॉइंट पे जाना है, इस वाले स्टार से वहां जाना है, तो क्या बोलोगे सर, सारे अप्रोप्रिएशन प्लस करने पड़ेंगे, सारे अप्रोप्रिएशन, रिजर्व हो गया, अब डिविडेंड कोई भी हो, इंटरिम हो, फाइनल हो, कोई भी डिविडेंड हो, प्लस करना पड़ेगा, इसको भी प्लस करो। और जाना किस पॉइंट पे, तो बोलो टैक्स को भी प्लस करना पड़ेगा ना, बिफोर टैक्स जाना है, तो आप बोलोगे टैक्स भी क्या करो, और फिर क्या आएगा, बिफोर टैक्स। तो अगर आपने स्टार्ट इस फिगर से किया
तो आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाने के लिए रिजर्व जोड़ना पड़ेगा, डिविडेंड जोड़ना पड़ेगा, और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? टैक्स जोड़ना पड़ेगा। यस और नो? समझ आया? अभी डिविडेंड को भी वापस अपने को डिटेल में, डिविडेंड भी दो तरह का है, टैक्स भी अगेन अलग अलग वैरायटी के टैक्स आएंगे अभी। यहां तक कोई डाउट? सिर्फ डिवेंचर, डिवेंचर बैंक लोन इंटरेस्ट, आउटसाइडर को जो पेमेंट हो जेन्युइन पेमेंट होगा उस पर मिलेगा। खुद को पेमेंट, आज मान लो मैं प्रॉफिट कमाया और मैं खुद को सैलरी दे दी, बोलो टैक्स पे खर्चा क्लेम करूंगा, तो नहीं अलाउ होगा ना वो। समझ में आया? तो अब बताओ स्टार्ट कहां से किया था अपन ने? बैलेंस शीट के फिगर से। पहुंचना कहां था? अब रटने वाला बात, रटने वाली बात है। बैलेंस शीट से स्टार्ट किया, याद कर लो, एड रिजर्व, एड डिविडेंड एंड एड टैक्स। बट थोड़ा भी उल्टा पुल्टा आ गया तो अटक जाओगे। टैक्स मेड और पेड का लफड़ा पड़ गया तो फंस जाओगे, ध्यान रखना। तो मेरा सजेशन, रटना मतलब नहीं है, लॉजिक समझा दिया मैंने। नेट प्रॉफिट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे रट के चल जाते हैं कि रिजर्व और डिविडेंड जोड़ना ही है। अब क्वेश्चन क्या करता है, कभी यहां से स्टार्ट कर देता है क्वेश्चन। मान लो स्टार्ट ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कर दिया और नीचे रिजर्व दे दिया तुमको। अब तुमने तो रटा रटा है ज्ञान है कि रिजर्व जोड़ना है। अब जब स्टार्ट ही यहां से कर रहे हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर रहे हो, अगर स्टार्ट अब यहां से करोगे तो रिजर्व और डिविडेंड जोड़ने की जरूरत है क्या? तो वहां फंस जाओगे, फिर ध्यान रखना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो एज पर बैलेंस शीट से अगर ऊपर गए तो डिविडेंड जोड़ा और क्या जोड़ा? रिजर्व। बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो। क्या टाइम क्या डाला था मैंने? चलो लिखो लिखो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये हेडिंग ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहली स्टेप हम लोग निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो लिखो उसमें एज पर बैलेंस शीट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एड ट्रांसफर टू रिजर्व, एड डिविडेंड, फाइनल ऑब्लिक इंटरिम या प्रपोज ऑब्लिक इंटरिम कर दो। ये फाइनल लिख देना तुम लोग, आधे लोग प्रपोज को पता नहीं क्या इंटरप्रेट कर देंगे। फाइनल लिख दो तुम तो। हाँ अभी फाइनल लिखो ना एक बार। फिर ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये इस वर्ड को स्टार मार्क कर लेना है ना, ये प्रोविजन टैक्स मेड है क्योंकि काफी बार पेड भी मिलता है। यहाँ मैंने प्रोविजन टैक्स मेड पर दिखाया है ना, वो बना के डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है। प्रोविजन टैक्स मेड, इंटरिम, फाइनल मतलब साल के एंड पे, इंटरिम मतलब साल के बीच पे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट टू P&L, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट टू P&L,
अरे कुछ नहीं रटना, अभी पढ़ेंगे तो बता दूंगा। मैं कभी रटाता ही नहीं हूँ चीज़ों को। ये क्या अभी लॉजिक अब आगे बताऊंगा इसका मैं। अब लेस क्रेडिट टू पी एंड एल, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट टू पी एंड एल। तो ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नोट कर लिया? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग के अंदर। क्लियर है? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।